हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। हम लोग इंट्रो वाली वीडियो देख रहे थे, 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन या भूमिका कैसे आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हमने एक पहले जो वीडियो में है वो पेपर 1 जीएस पेपर 1 के ऊपर डिस्कशन किया था और दूसरे वीडियो में पेपर 2 के ऊपर डिस्कशन किया था। आज का जो थर्ड वीडियो है इसमें हम पेपर 3 एंड 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पेपर 3 और पेपर 4 मतलब कि हम लोग इकोनॉमी और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और इसके साथ में पेपर 4 मतलब एथिक्स। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन दोनों का इंट्रो जो है हमें लिखना होगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अब इसके बाद कि कैसे हमें इंट्रो लिखना होगा पेपर 3 और पेपर 4 का। देखिए, पेपर 3 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 3 में बेसिकली अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उस पार्ट में 2 तरीके से जो है इंट्रो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1, या तो इंट्रो हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी डेटा के साथ, ठीक है, या फिर इंट्रो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। ठीक है, या फिर हम लोग परिभाषा या फिर डेटा के साथ शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई टॉपिक आता है, मान लीजिए आपका टॉपिक आ गया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका कोई ऐसा टॉपिक आ गया, मान लीजिए आपका आ गया फूड सिक्योरिटी। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको डेफिनेशन की नीड होगी। अगर फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो बेसिकली आपको ये लिखना होगा कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है, सपोज जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लिखना होगा कि एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है कि इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। फिर इसके बाद क्या करना होगा कि आपको उसको डेटा से जोड़ना होगा। ठीक है, सपोज जैसे कि मान लीजिए फूड सिक्योरिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फूड सिक्योरिटी को डेटा के साथ हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या करिए, सपोज जैसे कि ये आपका पेज है तो आप यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन शुरू करेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ तक आपकी डेफिनेशन आती है 3 लाइन में, तो इसके बाद यहाँ तक डेफिनेशन आती है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, डेटा लिखने के लिए 2-3 तरीके हैं। या तो देखिए इस तरीके का बॉक्स बना के आप डेटा लिख दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपका जो डेटा लिखने का है, सपोज जैसे कि मैप बनाना है तो सपोज जैसे फूड सिक्योरिटी में 2 तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने एक मैप बना दिया इंडिया का, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का मैप बना दिया और यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन से एरिया ऐसे है जहाँ पे एक्चुअली फूड सिक्योरिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके साथ में यहाँ पे हम लोग कोई भी यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग मान लीजिए कोई भी आता है, रीजन आते हैं तो आप यहाँ पे रीजन लिखना शुरू करिए। ठीक है, इसके बाद और भी जो भी पार्ट उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ इंट्रो वाली, तो इंट्रो में आप इस तरीके से ये शुरू कर सकते हैं। ये मैंने फूड सिक्योरिटी का एग्जांपल लिया है। इसी तरह आप प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। आप कोई भी ऐसे टॉपिक का, मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा आता है, लैंड रिफॉर्म के ऊपर टॉपिक आता है, तो अगर लैंड रिफॉर्म के ऊपर टॉपिक आता है तो लैंड रिफॉर्म को आप लोग यहाँ पे सिंपल सबसे पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं लैंड रिफॉर्म की। फिर इसके बाद आप कुछ डेटा बता सकते हैं। इसके बाद इसमें एक थर्ड तरीका जो है, इस तरीके की टॉपिक, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आता है जो हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है, सपोज जैसे पुअर्टी आ गया, या कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जैसे लैंड रिफॉर्म वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, जो कि आपका जो भूदान आंदोलन था उस समय से ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ब्रिटिश टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। तो लैंड रिफॉर्म वाले में आप क्या कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि पेपर 3 में कम गुंजाइश होती है, लेकिन आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ भी जो है इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आपके टॉपिक शुरू होंगे वो डेफिनेशन और डेटा के साथ ही शुरू होंगे। तो अब आपको इसमें करना क्या है, जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो आपकी बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए।
इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। जब आप पेपर 3 के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, पेपर 3 में कोई भी टॉपिक आता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो आपका जो है नीति आयोग हो गया, या कोई भी पॉलिसी के ऊपर हो गया, या किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हो गया, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हो गया, तो आपको इसमें करना क्या होगा कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक जब होगी आपकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन या तो आप यूएन के अकॉर्डिंग लिखिए, है ना, या यूएनडीपी के अकॉर्डिंग लिखिए, या किसी भी आईएमएफ के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने लिख दिया है, या आपने नीति आयोग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख दी है, या आपने किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखी है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं। नंबर 1 तो ये कि मान लीजिए आपका सिंपल आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि भाई पूछा गया है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या समझते हो, तो हम लोग यूएन की डेफिनेशन क्यों लिखें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये पूछा गया है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास से आप क्या समझते हो, आप यूएन की ही डेफिनेशन लिखिए, लेकिन बस उसमें यूएन का नाम मत लिखिए। आपकी डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन नाम आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप सिंपल ये लिख दीजिए कि भाई आप ह्यूमन डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो आप उसकी सिंपल डेफिनेशन लिख दीजिए, यूएन का नाम मत लिखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत लिखिए, अगर इस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑथेंटिक डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करें। डेफिनेशन अगर आपको अच्छी बनानी है तो कभी भी लैंग्वेज याद मत करिए। होता क्या है कि हम लोग जब 1 बाय 1 लैंग्वेज याद करते हैं ना डेफिनेशन की, तो वो याद नहीं होती है। अगर आप कीवर्ड्स याद करेंगे डेफिनेशन के, तो आपको वो जल्दी याद हो जाएंगे, अगर आप लोग कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग करिए क्या कि कोई भी डेफिनेशन जब आप लिख रहे हो तो उसमें मेनली जो फोकस करिए वो कीवर्ड्स के ऊपर करिए। हालांकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है बना दूंगा। इसके साथ में हम लोग अभी आईएमएफ जो है एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट मीन्स फैक्ट, है ना। आईपीएफ हमारा चलता है इम्पोर्टेंट मीन्स फैक्ट। अभी हम लोग आईएमएफ शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो मीन्स के जो डेटा होंगे, फैक्ट होंगे, वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें होंगी, वो हम लोग अभी इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इकोनॉमिक वाली आपको बताई है कि भाई कैसे आपको शुरू करना है। अब मान लीजिए इकोनॉमिक वाला पार्ट हो गया है, तो इसके बाद आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट आएगा। जब साइंस और टेक में आपको कोई भी चीज़ शुरू करनी हो, तो वही दो चीज़ें हैं आपकी। नंबर 1 डेफिनेशन होती है, ठीक है। डेफिनेशन मैक्सिमम जो साइंस टेक में चीज़ें शुरू होगी वो डेफिनेशन के साथ ही होंगी। मैक्सिमम का मतलब है कि 90% जो आपका टॉपिक है, ठीक है, चाहे वो नैनोटेक हो, चाहे वो बायोटेक हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, या कोई भी टॉपिक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, है ना, आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, आपका A to Z कोई भी टॉपिक यहाँ पे ले लेंगे, मशीन लर्निंग हो गया, तो वो आपका डेफिनेशन के साथ ही शुरू होगा। लेकिन इसमें डेफिनेशन के साथ में प्लस एग्जाम्पल आपको ऐड करने होंगे, ठीक है। सपोज जैसे मशीन लर्निंग की, देखो वहाँ पर डेटा का यूज होता है। आपका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वहाँ पे डेटा का यूज हो रहा है प्रॉपर, कि आप डेफिनेशन के साथ में नीचे डेटा लिख रहे हो। लेकिन साइंस टेक वाले पार्ट में डेफिनेशन के साथ में आपका एग्जाम्पल ऐड होगा, ठीक है। सपोज जैसे मशीन लर्निंग के ऊपर कोई चीज़ आ गई, तो आपको मशीन लर्निंग का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना होगा कि अभी इंडिया में कहाँ पर इसका यूज हो रहा है, ठीक है। आपका मान लीजिए नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, तो अभी रिसेंटली कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे। तो साइंस टेक की जितने भी टॉपिक हैं, आपको उसमें दो ही काम करना है। नंबर 1 डेफिनेशन याद करनी है, नंबर 2 आपको वहाँ पे एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। तो जब आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें दो ही काम करिए, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। डेफिनेशन मैंने बता दी ऑथेंटिक होनी चाहिए। साइंस टेक की डेफिनेशन अगर आपको गूगल वगैरह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की ना भी मिले तो कोई इशू नहीं है। आपको जो एक्चुअली जो कोर उसके पॉइंट्स हैं, जो उसके कीवर्ड्स हैं, उनका मेनली ध्यान रखिए, ठीक है, साइंस टेक की डेफिनेशन में। तो साइंस टेक में अगर कोई इंट्रो शुरू होगा तो वो इन दो चीज़ों के साथ शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में आता हूँ तो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है 2-3 चीज़ों का। नंबर 1
तो आपका इंट्रो शुरू होगा डेफिनेशन के साथ। नंबर 2, इसमें एग्जाम्पल प्लस डेटा का आप पर्याप्त यूज करिए। सपोज जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका आता है फायर फॉरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बनाग्नि या दावानल बोलते हैं। सपोज फायर फॉरेस्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी फायर फॉरेस्ट की, ठीक है। इसके बाद आपको उसका कोई एग्जाम्पल या डेटा लिखना होगा कि भाई 2024 में फायर फॉरेस्ट की कितनी घटनाएं हुई हैं ओवरऑल वर्ल्ड में और इंडिया में, ठीक है। एग्जाम्पल है तो आप कोई एग्जाम्पल, उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, या कोई भी एग्जाम्पल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका यूएसए में मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हो गए तो वो हो गया। फायर फॉरेस्ट के अलावा कोई और भी अगर डेफिनेशन आ जाती है तो वो कोई और भी टॉपिक आ जाता है तो वो डेफिनेशन से ही शुरुआत होगा। सिंपल आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, आप आपदा प्रबंधन से क्या समझते हो, तो वहां पर आपको आपदा प्रबंधन की डेफिनेशन लिखनी होगी और डेफिनेशन आपकी एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए। पेपर 3 के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो सेकेंड ARC की एक रिपोर्ट है, ठीक है उस रिपोर्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड ARC की डिजास्टर के ऊपर रिपोर्ट है पूरी, उस रिपोर्ट को आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छा रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसमें चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 एग्जाम्पल और डेटा, ठीक है। सपोज जैसे कि अभी हीट वेव्स इतनी चल रही है, हीट वेव्स के 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो पेपर 1 में बनेगा, अदरवाइज पेपर 3 में बनेगा, ठीक है। 2 और 4 में बनने की गुंजाइश बहुत कम है। तो अगर 3 में बनता है तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ के हमें लिखना होगा। अगर पेपर 1 में बनता है तो उसको ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट जो उसका होगा या ज्योग्राफिकल रीजन जो है उससे जोड़ते हुए लिखना होगा, ठीक है। तो टॉपिक सेम है लेकिन लिखने का तरीका दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत वैसे हीट वेव्स, भाई क्या होती है हीट वेव्स, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि भाई टेम्परेचर आपका इतना पहुंच जाए, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए, या जो भी डेफिनेशन ऑथेंटिक है वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। इसके बाद एग्जाम्पल और डेटा आपको लिखना है। तो अगर मान लो आपको कंपैरिजन में कोई आपके पास डेटा है, ठीक है, यहाँ पे देखो डेटा 2 तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर डेटा, जब भी आप कंपैरिजन वाला डेटा है तो हरदम कोशिश करिए कि ग्राफ बनाकर ही लिखें। तब वो जैसे कि भाई हीट वेव्स के ऊपर कोई डेटा है तो एक ये हो गया है ना, इस तरीके से जो है एक हमने ग्राफ जो है बना के कर दिया कि भाई 2001 में इतने दिन जो है हीट वेव्स थी, ठीक है, और 2024 में इतने दिन तक हीट वेव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एक प्रॉपर डेटा लिख दिया। एक दूसरा अगर कंपैरिजन करने के लिए आए तो इसी तरीके से जो है डेटा में कंपैरिजन करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज जैसे पॉवर्टी को लेकर आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आ गया, तो आपका जो तरीका होना चाहिए कंपैरिजन करने का डेटा को, वो ये तरीका आप अपनाइए, ठीक है। यहाँ से काफ़ी ऑथेंटिक आपका डेटा जो है दिखेगा, ऑथेंटिक भी दिखेगा और लुक वाइज अच्छा लगेगा, तो उसको विजिबल होगा क्लियरिटी के साथ, ठीक है। अदरवाइज होता क्या है कि विजिबिलिटी बहुत कम होती है। हम लोग देखिए, मैं हज़ारों कॉपी चेक कर चुका हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप लोग डेटा जब लिखते हैं ना तो उसको बहुत विजिबल बनाइए कि वो अलग दिखे कि हाँ यार आप ये कर रहे हो। सिंपल सी बात है, जो एवेल्यूटर्स होते हैं उनका आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप उन्हें क्लियरिटी के साथ डेटा दिखा पाओ, ठीक है। आपको जो दिखाना है, जो एग्जाम्पल दिखाना है वो आप उन्हें दिखा पाओ, ठीक है। आपका जो है आंसर राइटिंग का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ आपको दिखानी है वो दिखा पाओ और जो छुपानी है वो छुपा पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से शुरुआत करिए, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपका इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई टॉपिक आता है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी को, तो वही 2 चीज होगा, एक तो डेफिनेशन होगी, ठीक है, दूसरा आपका डेटा होगा प्लस एग्जाम्पल होगा। इंटरनल सिक्योरिटी में आपका नक्सलिज्म हो गया, नक्सलवाद हो गया, ठीक है, अलगाववाद हो गया, आतंकवाद हो गया, आतंकवाद वित्त पोषण हो गया, टेररिस्ट फाइनेंस हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इसके बाद आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। ये सारे टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी के हैं। तो अगर इंटरनल सिक्योरिटी में आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी ही होगी, ठीक है। डेफिनेशन के साथ
लेकिन फोकस ये करना है डेफिनेशन 2.5 या 3 लाइन की हो, इससे ऊपर ना हो। ठीक है, 2.5 या 3 लाइन की डेफिनेशन लिखिए, इसके साथ में डेटा या एग्जाम्पल, 2 चीज है ना। डेफिनेशन उसके तुरंत बाद डेटा या एग्जाम्पल आपने लिख दिया है, इतने में आपका काम हो गया। आपका जो इंट्रो वाला पार्ट है ना वो बहुत सॉलिड हो जाएगा अगर आप इतना काम कर लेंगे। ठीक है, और ये बहुत इजी काम है, मतलब सीरियसली बहुत इजी काम है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। सिंपल टॉपिक देखना है, उसकी डेफिनेशन के 2-4 कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, आपको 2-3 डेटा लिख लेना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। और आप ये समझिए कि ये चीज़ आपका जो है कम से कम आपका जो एक पेज होगा ना उसका 1/2 पार्ट तो ये चीज़ भर ही देगी। बस तरीका आपका अच्छा होना चाहिए लिखने का, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने का, कि भाई डेफिनेशन आप अच्छी ऑथेंटिक लिख रहे हो, फिर डेटा और एग्जांपल बहुत अच्छे से डाल रहे हो, मैप डाल दे रहे हो। ठीक है, अब नक्सलवाद है तो नक्सलवाद में मैप डाल दो आप, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप जैसे नक्सलवाद में आप डाल रहे हो ना, तो सिंपल सपोज नक्सलवाद के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आप सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखो 3 लाइन की। ठीक है, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप बना दो मैप, जिसमें जो नक्सल प्रभावित एरिया है उसका मैप बना दो, है ना। फिर इसके बाद में आप क्या लिख दो, हालिया घटनाएं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1-2 घटनाएं लिख दो। ठीक है, अभी तो 1 दिन 2 दिन पहले ही घटना हुई है तो वो मेंशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर आप अगर चाहें तो कोई यहाँ पर हालिया घटना की जगह पे डेटा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझो ये आपका आधा पेज तो इसमें ही भर जाएगा। फिर इसके बाद जो है जो भी चीज़ आए, रीजन, इम्पैक्ट, है ना, साइलेंट फीचर्स या जो भी चीज़ है आप वो लिख दो। तो ये सिंपल तरीका है अपनी कॉपी को बहुत अच्छा बनाने का। तो भाई इंटरनल सिक्योरिटी में ये 2-3 काम करने हैं आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं पेपर 4 के ऊपर। पेपर 4 जीएस का पेपर 4 में बहुत लोगों को डाउट होता है कि भाई पेपर 4 जो है उसको जो है कैसे किया जाए। पेपर 4 में सिंपल और सिंपल एक ही चीज करनी है आपको, डेफिनेशन बहुत सॉलिड करनी है, परिभाषा बहुत अच्छी बनानी है। पेपर 4 में कोई भी आपका टॉपिक हो, ठीक है, A to Z आप कोई भी RTI हो गया, आपका भ्रष्टाचार हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, ईमानदारी हो गया, पारदर्शिता हो गया, जवाबदेहिता हो गई, ठीक है, मूल्य हो गए, नैतिक मूल्य हो गए, नैतिकता हो गई, नीति शास्त्र हो गया, है ना, कोई भी टॉपिक आप देख लीजिए A to Z सिंपल, इसमें आपको परिभाषा ही लिखनी है ना। फिर परिभाषा के बाद आपको यहाँ पर परिभाषा के बाद आपको जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है, हाँ, परिभाषा के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने हैं। 2 ही चीज इसमें करनी है, परिभाषा और एग्जाम्पल। परिभाषा ऑथेंटिक हो, और देखिए 2 काम कर सकते हैं इसमें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज। ठीक है, आप मूल्यों से क्या समझते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग परिभाषा लिख दो। ठीक है, अगर मूल्य क्या है तो यहाँ पर 2 तरीके से हो सकती है परिभाषा। आप कुछ फिलोसफर है ना के नाम लिख के जो है लिख दो। ठीक है, कुछ आप जो है दार्शनिकों, फिलोसफर्स के नाम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, कुछ दार्शनिकों के नाम लिख के, लेकिन डेफिनेशन हरदम 2 तरीके से याद करिए, है ना, और 2 डेफिनेशन कोशिश करिए याद करिए जिसमें आपकी जो है दार्शनिक की भी एक भूमिका हो। ठीक है, तो इसमें 2-3 आपको इंट्रो के लिए काम करना है। इंट्रो थोड़ा हैवी लगे उसके लिए दार्शनिकों का नाम डाला जा सकता है, और हैवी भी लगता है और लगता है कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है ना। तो परिभाषा लिखिए आप अपने अकॉर्डिंग। देखो अगर एक आध क्वेश्चन आता है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, वो बात अलग है, लेकिन अगर आता है तो आप दार्शनिकों के अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं, मतलब जो फिलोसफर हैं उन्हें आप मेंशन कर सकते हो डेफिनेशन में। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन भी उन्हें कर देना भाई, जो भी हो। फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल लिखिए, और एग्जाम्पल बहुत विजुअल होने चाहिए, है ना, चाहे आप ब्लैक पेन का यूज करो, चाहे आप बॉक्स का यूज करो, लेकिन एग्जाम्पल आप कोशिश ये करो कि बहुत ज़्यादा
सामने एकदम विजिबल हो, क्लियरिटी के साथ दिखे। ठीक है, पेपर 4 में और कुछ नहीं करना है इंट्रो वाले पार्ट के लिए, ये 2 ही काम करने हैं इंट्रो के लिए, है ना। अच्छा, और कई लोग बोलते हैं कि कुछ कीवर्ड्स, तो मैं पेपर 1 2 3 4 5 6 के कुछ कीवर्ड्स मैं लाऊंगा मेंस के लिए, है ना, जो कि IMF वाली जो वीडियो आएंगी उसमें मैं कवर कर लूँगा। तो IMF वाली जो वीडियो आएंगी ना, उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ कीवर्ड्स भी लाऊंगा। तो जैसे पेपर 1 का है, तो पेपर 1 के कम से कम 50-100 कीवर्ड्स में लिखवा दूंगा। पेपर 2 के, तो वो इंट्रो में कैसे हमें शामिल करने हैं, कैसे आप मेन बॉडी में शामिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें कवर करवा दूंगा। तो मेंस आंसर राइटिंग बहुत इजी हो जाएगी। तो मेन जो दिक्कत आती है ना, वो इंट्रो और कंक्लूजन में आती है। मेन बॉडी में तो उसने पूछा ही है कि भाई क्या लिखना है, ठीक है। मेन बॉडी में तो सिंपल है, या तो कारण पूछेगा, या प्रभाव पूछेगा, या विशेषता पूछेगा, 2-3 चीजें ही पूछेगा। तो वो सिंपल सी बात है कि आप उसमें क्लियरिटी के साथ है। मेन जो इशू आता है वो आता है कि भाई इंट्रो कैसे लिखें और मेन बॉडी और आपका कंक्लूजन कैसे लिखें। तो इंट्रो वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है, ये तरीके हैं इंट्रो लिखने के। कंक्लूजन वाला पार्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसके साथ में मैं कुछ कीवर्ड्स भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिए, इतने में पेपर 1 2 3 4 आपके कवर हो जाएंगे जीएस के। पेपर 5 6 जो यूपी स्पेशल वाला है, ठीक है, उसमें एक्चुअली पेपर 1 2 3 4 से ही आपको इंट्रो निकालने होंगे, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। अगर पॉलिटी वाला पार्ट है तो मैंने जो पॉलिटी का इंट्रो बताया था वैसे लिख देना है। इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक बताया वैसे, बस डेटा और एग्जाम्पल यूपी के आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ है ही नहीं उसमें। डेटा एग्जाम्पल यूपी के लिख देना है, ठीक है। बाकी इंट्रो की शुरुआत पेपर 1 2 3 की तरह ही करनी है, 4 वाला पार्ट है ही नहीं उसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना कर देना, इतने में आपका काम हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।